नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके सामने रेल कर्मचारियों के प्रमोशन से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। पर्सनल डिपार्टमेंट में काम करते वक्त चाहे हमारे कर्मचारी हैं, चाहे अधिकारी हैं, हमारा हर काम रेल कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित होता है। और उसमें यदि हम देखें, जो प्रमोशन का मामला है वो सब में से मुख्य विषय है। प्रमोशन क्यों की जाए, उसके कुछ उद्देश्य हैं। सबसे पहले हमारी हायर ग्रेड की वैकेंसी भरी जाती हैं। नंबर 2, ये रेल कर्मचारियों के लिए कैरियर प्रोग्रेशन है। और तीसरा, इसमें हायर पोस्ट और हायर सैलरी मिलती है, तो रेल कर्मचारी और मेहनत से अपना काम करते हैं। सिलेक्शन पोस्ट किसे कहते हैं? सिलेक्शन पोस्ट वो पोस्ट हैं जिन्हें रेलवे बोर्ड के द्वारा सिलेक्शन पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पोस्ट को सिलेक्शन पोस्ट या नॉन सिलेक्शन पोस्ट डिक्लेयर करने के लिए केवल रेलवे बोर्ड कॉम्पिटेंट है। जोनल रेलवे में ऐसा कोई अधिकार किसी के पास नहीं है। अगर हम सिलेक्शन की डेफिनेशन पढ़ें तो सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम स्क्रीनिंग करके हायर ग्रेड के लिए मोस्ट सूटेबल एम्प्लॉयज़ की छटनी करते हैं। और ये सिलेक्शन जो है सीनियरिटी कम मेरिट पे आधारित होती है। कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास एक सैंक्शन कैडर होना चाहिए। नंबर 2, उस कैडर के अंदर वैकेंसीज अवेलेबल हों। नंबर 3, उसके लिए प्रॉपरली मेंटेन रिजर्वेशन रोस्टर होना चाहिए। नंबर 4, लोअर ग्रेड की फाइनल सीनियरिटी लिस्ट, जिसमें से हमें उस कैडर के लिए सिलेक्शन करना है। और लास्ट, उस कैडर के सिलेक्शन से रिलेटेड सभी रूल और प्रोसीजर हमारी फाइल में अवेलेबल हों और हमें उसको पहले प्रोसेस करने से पहले एक बार पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए। इसमें जो प्रोसेस करने से पहले पढ़ने की मैंने बात कही है, उसमें 3-4 मुख्य रूल हैं। सबसे पहला एक उसमें हमारा है PS 12/562, जिसमें प्रमोशन का पूरा प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया हुआ है। दूसरा, IREM वॉल्यूम 1 के पैरा 210 से 228 तक सेम प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है। पैरा 201 से 209 में ग्रुप बी की सिलेक्शन का प्रोसीजर है। और एक और सर्कुलर है जो RBE नंबर 161/2009 है, PS 13/640, जिसके अंदर बेंचमार्किंग वगैरह का प्रोसीजर बताया हुआ है। ये तीनों सर्कुलर हमें बड़े ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। सिलेक्शन कब प्रोसेस की जाए? रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार हमें सिलेक्शन प्रोसेस हर साल करना चाहिए। और अगर किसी कारण से पहले ज़रूरत पड़ती है तो 6 महीने बाद भी हम सिलेक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। और रेगुलर इसलिए करना चाहिए ताकि टाइम से हमारी वैकेंसी भरती रहें और रेलवे कर्मचारी को समय समय पर जो ड्यू टाइम पर प्रमोशन मिलती रहे। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने डायरेक्शन भी दिए हैं कि एक प्रॉपर सिलेक्शन कैलेंडर मेंटेन किया जाना चाहिए ताकि हमारी उस पर नज़र रहे कि हमने कब कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस करना है। जिस तरह से हमारी कोई बिल्डिंग बनाने के लिए उसका फाउंडेशन का मजबूत होना ज़रूरी है, उसी तरीके से इसमें सिलेक्शन में सबसे फर्स्ट स्टेज जो है वो असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज है। और असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज का एज़ पर रूल प्रोसीजर और बिल्कुल एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार असेसमेंट फाइनल होने के बाद अगर सिलेक्शन मोशन में आ गया तब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो इसमें हम 3-4 तरह की वैकेंसीज असेसमेंट में लेते हैं। कैडर में एग्जिस्टिंग वैकेंसी, हायर ग्रेड में वैकेंसीज, और तीसरा अगले 18 महीने में एंटिसिपेटेड वैकेंसीज। एंटिसिपेटेड वैकेंसीज में हम लोग रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, कोई डेपुटेशन के लिए अप्रूव्ड मामला या कोई ट्रांसफ़र के लिए अप्रूव्ड मामला, ये सभी वैकेंसीज उसमें ऐड करते हैं।
इसके साथ साथ एक टॉप शीट भरी जाती है जिसके अंदर उस कैडर से रिलेटेड सारी डिटेल होती हैं, कौन सी कैटेगरी है, कितनी वैकेंसीज हैं, SC STs का क्या ब्रेकअप है, कितने कैंडिडेट्स को कॉल करना है और कौन अथॉरिटी जो है पैनल अप्रूव करने वाले हैं, ये सारी डिटेल उस पर आती है। और एज पर रूल जो है हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट के सीनियर स्केल ऑफिसर उस टॉप सीट को अप्रूव करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। इसके साथ साथ ये हमें असेसमेंट जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी दिखाना होता है ताकि अगर कोई वेरिएशन हो तो फर्स्ट स्टेज में ही उसमें करेक्शन किया जा सके। उसके बाद सेकंड स्टेज आता है नॉमिनेशन ऑफ सिलेक्शन बोर्ड। हमें जानकारी होनी चाहिए कि एज पर रूल जो है HOD इन हेडक्वार्टर डिवीज़न में ADRM और वर्कशॉप में CWM ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं सिलेक्शन बोर्ड नॉमिनेट करने के लिए। इनसे नीचे की कोई अथॉरिटी सिलेक्शन बोर्ड नॉमिनेट नहीं कर सकती। हर सिलेक्शन बोर्ड में 3 मेंबर होंगे जिनमें से 2 मेंबर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के जिसका सिलेक्शन होना है और तीसरे मेंबर जो है पर्सनल डिपार्टमेंट के होंगे। दो एग्जीक्यूटिव में से एक ऑफिसर को क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, दूसरे को एवेल्युएशन के लिए और तीनों में से एक अधिकारी जो है रिजर्व कमिटी से भी होना चाहिए। अगर सिलेक्शन जो है लेवल 6 या इससे ऊपर के लिए है तो J ग्रेड का सिलेक्शन बोर्ड होगा और अगर इससे नीचे के लिए सिलेक्शन है तो सीनियर स्केल का सिलेक्शन बोर्ड होगा। इनमें पर्सनल ऑफिसर जो मेंबर होंगे वो 1 ग्रेड लोअर हो सकते हैं, लेकिन अगर सिलेक्शन पर्सनल डिपार्टमेंट के स्टाफ का है तो इक्वल लेवल के मेंबर सिलेक्शन बोर्ड में रहेंगे। नेक्स्ट स्टेज आता है नोटिफिकेशन कैंडिडेट्स को कॉल करने के लिए। नोटिफिकेशन में हमें ध्यान रखना है क्योंकि हम यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं प्रमोशन कोटा की, तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज के 3 गुना कैंडिडेट्स को कॉल करना है और ये भी ध्यान रखना है कि SC STs की जितनी वैकेंसीज हैं उसके भी 3 गुना SC STs को बुलाया जाए। यदि नॉर्मल जोन में सफिशिएंट SC STs कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हैं तो जोन एक्सटेंड करके नीचे से भी कॉल करना होता है। और इन सभी कैंडिडेट्स को लोअर ग्रेड में 2 साल की सर्विस पूरी कर लेनी चाहिए और ये ध्यान रहे कि 2 साल की जो सर्विस हमने देखना है वो एट द टाइम ऑफ एक्चुअल प्रमोशन देखना है। इसका मतलब जिस एम्प्लॉई ने अभी 2 साल पूरे नहीं किए हैं उसको भी सिलेक्शन के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन पैनल पे आने के बाद प्रमोशन से पहले उसको 2 साल की सर्विस पूरी कर लेनी चाहिए। और नोटिफिकेशन में हमें कम से कम 4 वीक्स 4 हफ्ते का टाइम दिया जाना चाहिए। इसी दौरान एक स्टेज आती है कि जो सिलेक्शन में SC ST कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं उनको लिए प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग का प्रोविज़न है। इसके रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार कम से कम 3 से 4 हफ्ते का इनको प्री सिलेक्शन कोचिंग देनी चाहिए और सिलेबस जो भी रिटन एग्जाम के लिए है वो लगभग पूरा कवर किया जाना चाहिए। अगला स्टेज आता है जो सिलेक्शन बोर्ड हमने नॉमिनेट करवाया है, तीनों मेंबर्स को रिटन इंटीमेशन देना है। जिस मेंबर ने क्वेश्चन पेपर सेट करना है उनको लिख के देना है कि आपको इस सिलेक्शन बोर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है और आपको इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त ध्यान रखना है। एज पर रूल 100% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, उसके अंदर 10% क्वेश्चन जो है राजभाषा से रहेंगे जो ऑप्शनल होंगे और ये भी बताना होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो है आंसर की भी तैयार करनी है। इसके साथ जो अधिकारी इवेल्युएशन के लिए नॉमिनेट हुए हैं उनको लिख के देना है कि आपको इस सिलेक्शन के जो आंसर शीटों का इवेल्युएशन करना है और उनको साथ में इवेल्युएशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन भी देनी है ताकि हमारी किसी भी स्टेज पे कोई गलती ना रहे। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम की स्टेज आती है। रिटन एग्ज़ाम से पहले हमें सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर्स के अलावा 2 ऑफिसर का और नॉमिनेशन करवाना है, जिसमें से एक अधिकारी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के जूनियर स्केल या सीनियर स्केल जो रिटन एग्ज़ाम को सुपरवाइज करेंगे और दूसरे मेंबर पर्सनल ब्रांच के जूनियर स्केल या सीनियर स्केल अधिकारी जिनका काम आंसर शीट्स का कोडिंग और डिकोडिंग करने का रहेगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद यदि ज़रूरत पड़ती है तो एक सप्लीमेंट्री रिटन एग्ज़ाम का प्रोविज़न है और सप्लीमेंट्री रिटन एग्ज़ाम सिर्फ 2 परिस्थितियों में होता है, या तो जो रेलवे एम्प्लॉई है वो रेलवे डॉक्टर के पास मेडिकल सिक पे रहा हो और या फिर किसी एम्प्लॉई को रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिलीव कर नहीं पाया हो या उसको टाइम से इंटीमेशन नहीं दे पाया हो। इसके अलावा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। एक सप्लीमेंट्री के बाद
किसी विशेष कारण से अगर सेकंड सप्लीमेंट्री की जरूरत पड़ती है तो वो पीसीपीओ के पर्सनल अप्रूवल के बाद ही हो सकता है। एग्ज़ाम के बाद जो आंसर शीट्स इवेल्युएटिंग ऑफिसर के पास चली जाएंगी, उससे पहले जो पर्सनल ऑफिसर कोडिंग के लिए नॉमिनेट हैं उनको कोडिंग करना है। कॉन्फिडेंशियल नंबर लगने के बाद ही आंसर शीट्स का इवेल्युएशन होना है। अगर कोडिंग का काम नहीं हुआ तो इवेल्युएशन नहीं हो सकता। इसके बाद ये ध्यान रखना है इवेल्युएटिंग ऑफिसर को कि अगर कोई ओवर राइटिंग या कटिंग है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर नंबर नहीं देना है। और इवेल्युएटर को ये भी ध्यान रखना है कि एक बार उसने अगर कोई नंबर अलॉट कर दिए किसी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन के, तो उसमें कोई कटिंग या राइटिंग नहीं होगी। इसमें बात आती है क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो इसमें अगर सेफ्टी कैटेगरीज के लिए सिलेक्शन है तो सभी कैंडिडेट्स को कम से कम 60% क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर यही सिलेक्शन नॉन सेफ्टी कैटेगरीज के लिए है तो उसमें जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 10% मार्क्स का रिलैक्सेशन है और उनको क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रहेंगे। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 60% ही रहेंगे। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात आती है। रिजल्ट बनाने के बाद जो इवेल्युएटिंग ऑफिसर हैं वो अपना जो जिस पर्सनल ऑफिसर को कोडिंग डिकोडिंग के लिए नॉमिनेट किया गया था उन्हीं के पास फिर रिजल्ट जाएगा। वो कोडिंग करने के बाद जो रिजल्ट है पर्सनल ऑफिसर मेंबर को हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद पर्सनल ऑफिसर जो है क्वालिफाइंग मार्क्स और रिजर्व वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट तैयार करके रिटन का रिजल्ट इशू करेंगे। और उसके साथ ही क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स का 3 साल का रिकॉर्ड, APRs, DNDR विजिलेंस क्लियरेंस, सर्विस रिकॉर्ड इत्यादि कॉल करके जो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तैयारी करेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें क्योंकि ये सीनियरिटी वाला सिलेक्शन है तो सीनियरिटी के 20 नंबर मिनिमम उसमें अलॉट किए जाने हैं। जो सीनियर मोस्ट कैंडिडेट्स सिलेक्शन में रहेगा उसको 20 नंबर दिए जाने हैं कम से कम, और जो जूनियर मोस्ट है उनको 12 नंबर दिए जाने हैं। बीच के कैंडिडेट्स को प्रो राटा बेसिस पे उसका 20 और 12 के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। जो फाइनल असेसमेंट के लिए टोटल मार्क्स रहेंगे उसमें 100 मार्क्स का टोटल असेसमेंट रहेगा जिसमें रिटन एग्जाम के 50 नंबर लिए जाएंगे। रिकॉर्ड और सर्विस जो 3 साल की APR रहेगी उनके 30 नंबर रहेंगे और सीनियरिटी के 20 नंबर रहेंगे। इस तरीके से कुल 100 नंबर का असेसमेंट रहेगा। किसी भी कैंडिडेट को पैनल के लिए एलिजिबल होने के लिए रिटन में 60% और टोटल में 60% नंबर प्राप्त करना जरूरी है। इसी बीच हमें ये देखना है कि अगर किसी कैंडिडेट्स ने 80% या इससे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं तो उसको आउटस्टैंडिंग माना जाएगा और वो टोटल जोन ऑफ एलिजिबिलिटी में अपने से सीनियर 50% लोगों को सुपरसीड कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड की मीटिंग जो फाइनल असेसमेंट के लिए रहेगी, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देख करके एज पर रिजर्व वैकेंसीज जो पैनल पे कैंडिडेट्स को प्लेस करने के लिए रिकमेंडेशन करना है और रिकमेंडेशन बना करके उसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजना है जिन्होंने सिलेक्शन बोर्ड नॉमिनेट किया था। उसके बाद पूरा तरीके से प्रोसीडिंग्स को रिकमेंडेशन को पढ़ने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अगर लगता है कि सिलेक्शन बिल्कुल ठीक तरीके से हुआ है तो वो उस रिकमेंडेशन को अप्रूव करके फाइल लौटा देते हैं। पैनल अप्रूव होने के बाद जो है पैनल को नोटिफाई करने का काम किया जाता है। पैनल जारी होने के बाद अगर कोई उसके अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन आती है तो उसमें वो 2 महीने के अंदर ही कोई रिप्रेजेंटेशन आ जानी चाहिए और उसके जो अमेंडमेंट का प्रोविज़न है कि जो जिस अथॉरिटी ने पैनल अप्रूव किया था उससे नेक्स्ट हायर अथॉरिटी उसमें अमेंडमेंट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। रिलैक्सेशन देने के बावजूद अगर SC STs की वैकेंसीज खाली रह जाती हैं उसके लिए एक और प्रोविज़न है जिसको हम बेस्ट अमंगस्ट फेल्ड स्कीम बोलते हैं। ये भी सिर्फ नॉन सेफ्टी कैटेगरीज की सिलेक्शन में लागू रहेगी। जो भी रिजर्व कैंडिडेट कम से कम 20% रिटर्न में
मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं का असेसमेंट करते हुए जो कैंडिडेट हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त कर लेंगे उन्हीं को बेस्ट अमंगस्ट फेल स्कीम में एडहॉक प्रमोशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। 6 महीने के लिए उनका एडहॉक प्रमोशन रहेगा और उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाता है। अगर वो इस दौरान कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सूटेबल पाए जाते हैं तब उनको उसी पैनल पे प्लेस करने की कार्रवाई की जाएगी और पैनल में उनका नाम इंक्लूड कर लिया जाएगा। पैनल एक बार जारी होने के बाद जो भी प्रमोशन के पैनल हैं उनकी जो करेंसी है वो या तो 2 साल या जब भी पूरा पैनल एग्जॉस्ट हो जाता है जो भी अर्लियर होगा वहाँ तक उसकी करेंसी रहेगी। कई बार कैंडिडेट्स जो है प्रमोशन ऑर्डर होने के बाद रिफ्यूज कर देते हैं कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा तो इसलिए मैं प्रमोशन नहीं लेना चाहता। तो एज़ पर रूल जो है ऐसे में किसी भी कैंडिडेट का जो रिफ्यूजल है वो 1 साल के लिए एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर 1 साल के बाद उसका प्रमोशन ऑर्डर दोबारा किया जाता है और तब भी वो रिफ्यूजल देता है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रिफ्यूजल एक्सेप्ट करने की बजाय सेम ग्रेड में भी उसको आउट ऑफ स्टेशन ट्रांसफ़र कर सकता है और पैनल से उसका नाम हटाए जाने की कार्रवाई की जा सकती है। इसमें अंत में मैं एक चीज़ पे जोर देना चाहूँगा कि हमारा पर्सनल ब्रांच का चाहे वो स्टाफ है चाहे अधिकारी हैं हर काम रिटर्न में होता है और हर काम के लिए रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है। तो इसलिए जब भी हम कोई प्रपोज़ल ऐसा प्रोसेस करते हैं तो उसको बार बार जो भी उसका रूल है पॉलिसी है उसको पहले थारोली पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद जब भी हम फाइल में किसी प्रपोजल पे रिकमेंडेशन पे प्रोसीडिंग्स पे साइन करते हैं टाइप होने के बाद फाइनल होने के बाद कम से कम 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि एक बार अगर कोई गलत साइन हो गया या गलत कोई ऑर्डर इशू हो गया तो उसको करेक्शन करने में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं और ये हमारा क्योंकि रिकॉर्ड बहुत देर तक रहता है किसी भी स्टेज पे इसमें हमें दिक्कत आ सकती है। मैंने ये जो अपने साथियों की जानकारी के लिए ब्रीफ में प्रयास किया है और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम लोग प्रोसेस करते हैं कोई भी ऐसा प्रपोजल तो हमें एक बार रूल को ज़रूर फिर से पढ़ लेना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।